Good afternoon, students. This was the last topic we were doing, that is type of companies. And in this, lastly, I was doing this company limited by shares. So this is the second classification. The first classification we have done on the basis of incorporation, that is statutory company and registered company. The second classification is on the basis of liability. And on the basis of liabilities, we have companies limited by shares, where the liability of the member of a company is limited to the amount unpaid on the share. Such a company is known as companies limited by shares. ये जो सबसे ज़्यादा जो companies जो limited companies होती हैं, so they are enlisted, they are also called as enlisted company, और इनके जो shares हैं वो trading करी जाती है, खरीदे बेचे जाते हैं on NSE, NBSE, National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, right? So जिन कंपनीज का शेयर वाली जो कंपनी होती है उसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कहते हैं. लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी समझा दिया था आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी में, दैट दी लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स. यानी कि आपकी लायबिलिटी जो अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स है उसी तक सीमित रहेगी. एंड इफ द शेयर्स आर फुल्ली पेड देन द शेयर होल्डर नीड नॉट पे एनी अमाउंट ऑफ मनी टू द कंपनी. And this liability can be enforced during the existence of the company or during the winding up of the company. कंपनी के जीवन काल में भी ये पैसा मांगा जा सकता है जो बकाया पैसा है on shares from the shareholders, or during the winding up of the company. Generally during winding up of the company unpaid value of the shares मांगी जाती है शेयर होल्डर से, क्योंकि कंपनी को बहुत सारे डेब्ट्स चुकाने होते हैं and as a result it is in requirement of funds. So this requirement is generated because of this reason. Then company limited by share are the most common, as I already told you. These are the listed company on the stock exchanges. A company limited by share may be a public company or a private company. तो दोनों ही तरह की कंपनी हो सकती है. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स यानी कि एक पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है. नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन अंडर लायबिलिटी इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. ना ये वो कंपनीज होती है बच्चों कि वेयर द शेयर होल्डर गिव्स अ गारंटी. जैसे एक स्टैम्प पेपर पे लिख के देते हैं कि भाई इन द कंपनी इन केस द कंपनी रिक्वायर्स एनी अमाउंट ऑफ मनी, सो ईच शेयर होल्डर विल कंट्रीब्यूट अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी टू द कंपनी. अगर कंपनी को पैसे की जरूरत होगी तो वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट, जैसे एक कंपनी में ये है कि भाई 2 लाख रुपए देने हैं, तो हर बंदा जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी गारंटी करेगा इन केस द कंपनी रिक्वायर्स दैट मनी, तब वो उसे पे करेगा. यानी कि इस बात की एक डॉक्यूमेंट के तौर पे वो देता है कि कंपनी की जरूरत पड़ने पर वो इतना मनी कंट्रीब्यूट मैक्सिमम करेगा. जैसे मान लीजिए 5 लाख है तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक उससे मांगे जा सकते हैं कंपनी के द्वारा. सो दिस इज द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, वेयर ईच शेयर होल्डर गिव्स अ गारंटी फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी टू बी गिवन वेन एवर द कंपनी रिक्वायर्स इट. सच companies are called as company limited by guarantee. Now these company limited by guarantee are not formed for the purpose of profit but for the promotion of art, science, culture, charity, sports or for some similar purpose. ये कंपनी बच्चों प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती है, बल्कि इस तरह के कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए होती है, लाइक प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कल्चर, चैरिटी, स्पोर्ट्स और सम सिमिलर पर्पज. जैसे फॉर एग्जांपल टाटा फुटबॉल एकेडमी एक कंपनी है, बट उसका जो उद्देश्य है वो है कि फुटबॉल के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दें और एक क्लब के तौर पे उनको तैयार करें. उसी तरह यहाँ हमारे देहरादून में आप लोग जानते होंगे जो देहरादून के हैं, स्पीक मैके एक कंपनी है जो इंडियन आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देती है. तो वो एक प्रोग्राम करती है, उसका मेला है, उसको बोलते हैं विरासत का मेला. जनरली ये ONGC ग्राउंड वगैरह में लगाया जाता है, जिसका मकसद है टू प्रमोट. बड़े बड़े कलाकार आते हैं, फोक आर्टिस्ट आते हैं, वोकलिस्ट आते हैं. सो द मेन एम ओवर हेयर इज स्पीक मेके का जो मेन उद्देश्य है वो ये है टू प्रमोट इंडियन आर्ट एंड कल्चर इन द कंट्री एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो सच इज द नेचर ऑफ योर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. थर्ड हो गया बच्चों अनलिमिटेड कंपनी. जैसा कि नाम कह रहे हैं, here the liability is not limited but it is unlimited, as in case of a
पार्टनरशिप में कितना भी पैसा पार्टनर से मांगा जाया जा सकता है, बट पार्टनरशिप एक दूसरे एक्ट में रजिस्टर होती है जो पार्टनरशिप फर्म होती है। कंपनीज एक्ट डिफरेंट है, बट ये ज्यादा एनालॉगस होती है पार्टनरशिप से, क्योंकि पार्टनरशिप में भी जो लायबिलिटी है बच्चों दैट इज अनलिमिटेड, और ये अनलिमिटेड कंपनी में भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट ये डिफरेंट एक्ट में रजिस्टर्ड है। पार्टनरशिप फर्म डिफरेंट एक्ट में रजिस्टर होती है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। Section 12 of the Companies Act provides that 7 or more person or 2 or more in case of private may form an incorporated company with or without limited liability. Thus, a company without limited liability is known as unlimited company. In such, every case member is liable for the debt of the company as in a ordinary partnership in proportion to his interest in the company. जितना भी उसका इंटरेस्ट है कंपनी में, उसी रेशियो में उसे डेब्ट्स चुकाने पड़ेंगे फॉर द कंपनी, जस्ट लाइक इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो ये तीन क्लासिफिकेशन में आ गए, ये तीन टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। इसमें प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी दो क्लासिफिकेशन होंगे बच्चों। प्राइवेट कंपनी इज वन विच हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए के पेड अप कैपिटल से हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और सच हायर पेड अप यानी 1 लाख या उससे ज्यादा पेड अप कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, जितना भी जरूरत हो उतने से हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट मिनिमम 1 लाख रुपए की जरूरत होगी। बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड पुट्स द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन ऑन इट्स मेंबर। देखिए अभी डिटेल में हम लोग करेंगे। देयर आर 2 मेन डॉक्यूमेंट फॉर अ कंपनी, वन इज नेम एज एओए एंड अदर इज कॉल्ड एज एमओए। एओए होता है बच्चों आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जितने कंपनीज के रूल्स रेगुलेशंस बाय लॉज सारे लिखे रहते हैं, तो वहां मेंशन होता है कि कैपिटल क्लॉज में कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप दिस कंपनी विथ हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी अमाउंट है, सो दैट डिटरमाइंस द कैपिटल ऑफ द कंपनी और कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। तो ये चीज कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होनी चाहिए कि आप कितने लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ प्राइवेट कंपनी। बट बच्चों प्राइवेट कंपनी में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि कहती है कि रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करने में रेस्ट्रिक्शन है जो अभी हम देखेंगे, दैट इज राइट टू प्रीएम्पशन एंड राइट ऑफ द डायरेक्टर्स टू रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये आगे चल के हम देखेंगे। सो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कंपनी के, जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। जैसे पब्लिक कंपनी है जिसकी ट्रेडिंग चलती है स्टॉक एक्सचेंजेस में, वो तो कोई भी खरीद सकता है, बेच सकता है, बट प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, और होते हैं तो विद रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, यहां तक यही समझिए। दूसरा है लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50। नाउ इसमें चेंजेस हो गए हैं बच्चों, इसमें चेंजेस जो हुए हैं, पहले क्या था कि मिनिमम 50 था, अब इसमें चेंजेस करके चेंजेस किए गए, एनहांस कर दिया है, 100 तक मेंबर्स हो सकते हैं। फिर 200 का भी एक प्रोविजन हुआ था, फिर बाद में वो रिवर्ट बैक 100 में हो गया था। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। देन प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स और डिवेंचर्स। पब्लिक को, जैसे कोई कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में लाती है तो पब्लिक इश्यूज निकालती है, जिसे आईपीओस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर्स बोलते हैं। तो ये आईपीओस जो है एक प्राइवेट कंपनी मतलब इश्तेहार के तौर पे नहीं ला सकती है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पब्लिक शुड सब्सक्राइब टू आवर शेयर, हम नहीं चाहते कि पब्लिक के लोग हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स बने। देयरफॉर प्रोहिबिट्स एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट फ्रॉम पर्सन्स हु आर नॉन मेंबर, और ना ही नॉन मेंबर या नॉन शेयर होल्डर से प्राइवेट कंपनी पैसा ले सकती है। ठीक है, अब जो पहले पॉइंट में हमने रेस्ट्रिक्शंस की बात करी है, उसके 2 फॉर्म होते हैं बच्चों। पहला कहते हैं राइट टू प्रीएम्पशन, सो इट मींस प्रिफरेंशियल राइट टू परचेज द शेयर ऑफ द अदर मेंबर। इट मींस दैट व्हेन अ member of the shareholder wishes to sell some or all of his share, then he shall first offer them to the other existing members. मान लीजिए हमारी कंपनी में 19 मेंबर है, और 19वां जो है या कोई भी बंदा वो अपने शेयर्स बेचना चाहता है, तो उसको बाकी 18 जनों से पूछना पड़ेगा। अगर बाकी 18 जनों में से किसी ने उसके शेयर्स नहीं खरीदे, तब वो किसी बाहर के 20वें व्यक्ति को कंपनी में ला सकता है और उसको अपने शेयर्स बेच सकता है। सो दिस इज, बट ये तभी कर सकता है जब वो राइट टू प्रीएम्पशन में एक्सरसाइज कर ले, यानी कि ही हैज टू फर्स्ट आस्क हिज अदर एग्जिस्टिंग मेंबर्स
that whether they are going to purchase his shares or not. The offer has to be made to the existing shareholders. If none of them are interested, then he can bring about somebody from outside. This is the rule, right? So ये rule है. और we will continue in the next lecture.